नमस्कार। तो कई लोगों के क्वेश्चन थे कि डेयरी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लाई जाए, क्या फैक्टर्स है प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। तो अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला पैरामीटर होता है कि जहाँ पर भी आप डेयरी फार्म कर रहे हैं उसमें आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है शेड में, शेड के इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो आप कितना आरसीसी कर रहे हैं, आप कितना पोर्शन रख रहे हैं शेड में, कितनी पाइप्स लगा रहे हैं, कितना हैवी कर रहे हैं शेड, कितना लाइट कर रहे हैं शेड, कौन सा लोहा यूज़ कर रहे हैं, क्या सेकेंड हैंड लोहे से ये चीज़ पॉसिबल है करना नहीं करना। जो ऊपर ने आपने छपरे मारे हैं वो भी हो सके तो सेकेंड हैंड लेकर करें। इस जगह पे आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बचाने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले आपको कॉस्ट कटिंग करनी है अपने शेड में। जितनी ज़रूरत हो उतना खर्चा करें, उससे ज़्यादा ना करें, ना ही उतना कम कर ले कि काऊ का कंफर्ट आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ में कई बार मैंने देखा है कि शेड की हाइट नीची हो जाती है जिससे हीट स्ट्रेस ज़्यादा होने लगता है। सेकेंड, अगर आप कुछ शेड में से निकलेंगे तो आपको अपने शर्ट में से, अपने जो भी कपड़े पहने उसमें से आपको गोबर की स्मेल आती है। तो ये स्मेल होने की वजह होती है शेड का अल्टीट्यूड कम है, और सेकेंड आपका मीथेन जो है वो जो गाय कंटिन्यूसली मीथेन और अमोनिया रिलीज़ कर रही है ये शेड में से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये दो चीज़ आपके प्रोडक्शन को भी हैम्पर करने वाली है। इसके लिए आपको शेड की एक ऑप्टिमम हाइट भी रखना ज़रूरी है। कितनी हाइट रखनी चाहिए ये डिपेंड करता है आपके स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, आपकी विंड फ्लो की स्पीड कैसी है, आपका टेम्परेचर कैसा आ रहा है शेड में, इसके ऊपर वो पैरामीटर्स वेरी करते हैं। देयरफॉर आपका पहला कैपिटल इन्वेस्टमेंट बचाना होता है आपको शेड के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बचाइए। सेकेंड आते हैं इक्विपमेंट्स, कौन से इक्विपमेंट लेना, कौन से इक्विपमेंट नहीं लेना। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन आएगी इसमें। तो बेटर है अपने लिमिटेड पॉइंट पे बात करेंगे कि जो इक्विपमेंट्स आपको लगता है कि इससे मेरी गाय का दूध बढ़ सकता है उतने इक्विपमेंट लिए जाए। ज़्यादा फैंसी इक्विपमेंट, ज़्यादा खर्चा इक्विपमेंट्स पे ना करके आप ज़्यादा खर्चा कीजिए अपनी गाय पे और उसके फीडिंग पे। बिकॉज ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो शुरू होते हैं वो ज़्यादा केपेक्स लगा देते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की वजह से पीछे उन पर प्रेशर आता है, जहाँ पर वो सबसे पहले तो गाय की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसके बाद उसके फीडिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जबकि यही दो पैरामीटर्स थे जो आपके फार्म को प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जाने वाला था। पहले आप शेड में अपने कॉस्ट को कंट्रोल करें, आप अपने मिल्किंग इक्विपमेंट्स पे कॉस्ट कंट्रोल करें, फैंस जितने चाहिए उतने रखें, जिस जगह चाहिए उतने रखें, इलेक्ट्रिफिकेशन भी जितना नेसेसरी उतना करें। एक चीज़ में पक्का ध्यान रखें, आपका जो भी शेड बना है उसके ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर पक्का रखें, ताकि कभी भी अगर आपके एरिया में बिजली गिर रही है तो आपके शेड के ऊपर से अरेस्ट होकर नीचे उसका ग्राउंडिंग हो जाए। इस जगह पे कॉस्ट कटिंग ना की जाए। तो एक एग्जाम्पल था कि कहाँ कॉस्ट कट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। फिर आ जाती है अच्छे एनिमल्स की परचेज में। तो अगर आप लेना चाहें एनिमल्स तो प्रेफरेबली फर्स्ट लैक्टेशन के लिए या तो प्रेग्नेंट हेफर लेकर आए जो फर्स्ट लैक्टेशन में आपके यहाँ के पहली बार आए। और ये हेफर मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ मेरे लिए, या तो मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो मेरे जो दोस्त हैं उनके लिए बोलता हूँ, आप 6 महीने प्रेग्नेंट हेफर लेकर आइए, ताकि 3 महीना वो आपको समझ सके, आसपास के एनवायरनमेंट को समझ सके, आपके फीड को अडेप्ट हो सके। ये एडेप्टेबिलिटी जिसे आप एक्लेमेटाइजेशन भी कह सकते हैं, ये लाना ज़रूरी है। अगर आप फ्रेश मतलब ताज़ी ब्याई हुई गाय लेकर आ जाएंगे या तो एकदम 10 दिन में 15 दिन में बच्चा देने वाली ले आएंगे तो स्ट्रेस में ज़्यादा जल्दी आएगी, इसके एक्लेमेटाइजेशन होने का चांसेस कम रहता है, तो लिमिटेड स्कोप है। तो यहाँ आपको मोर्टालिटी के चांसेस रहते हैं, गाय अच्छे से सेट नहीं हुई, देखो उसका पीक प्रोडक्शन नहीं आया, उसके आरओपी के केस हो गए, इसे किटोसिस हो गया, डिस्प्ले सेबोमिज्म हो गया। सब मल्टीपल बीमारियों से आप जूझते रहते हैं। इससे बेटर है कि आप हो सके तो 6 महीना प्रेग्नेंट हेफर लेकर आए जो पहले बार आपके यहाँ पे आके बच्चा दे। इस हीफर को आप 3 महीना सही से न्यूट्रिशन दें ताकि आपके आगे ये आपका अच्छा दूध देकर आपके फार्म को प्रॉफिटेबिलिटी में ले आए। अगला होता है प्रॉफिटेबिलिटी। अपनी बात होगी क्लियर है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप गाय में और फीडिंग में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। उसके बाद जैसे ही गाय को आप अगली बार ब्रीड कर रहे हैं तो आप अपने फार्म का लिस्ट बना लीजिए कि कौन सी गाय है मेरे फार्म पे जो सबसे बढ़िया, जिन्होंने 305 डे में दूध दिया है। आज किसी गाय ने 30 लीटर दूध दे दिया बट वो पूरे ब्यात वो दूध को डाउन करती जा रही है, ज़्यादा डिफरेंस है, कभी 30, कभी 15, कभी 20 दे रही है, तो उसका 305 डे का यील्ड निकाले। पहले 305 दिन में गाय ने जितना दूध दिया उससे आपकी ब्यात की एवरेज बन गई, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन एवरेज। ये एवरेज जिन गायों की सबसे बेहतर हो उन गायों को आप अलग से पसंद करें। जैसे आपके फार्म में एग्जाम्पल 10 गाय है तो 10 में से जो टॉप 5 एनिमल्स हैं आपके, उन 5 गायों पर आप लगाएं सेक्स सीमेन लगाएं, ताकि इनमें से आपको ज़्यादा बच्चियाँ मिल पाए, और जो आपका बॉटम हर्ड है जो कम प्रोडक्शन वाला है उसे रिप्लेस करते जाए। आप 10 अगर गाय को 100 को सेक्सी में दे देंगे तो एक आपकी ब्रीडिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है। सेकेंड, आपकी जो लो इल्डर काऊ है वही आपको रिप्लेस करने मिल रही है। रेदर है कि आप अपनी टॉप इल्डिंग जो हर्ड है, टॉप 5 एनिमल्स है, उन्हीं को अपनी बॉटम 5 एनिमल से रिप्लेस करते रहे। देयरफॉर आपकी पर काऊ प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें 2 पैरामीटर्स आ गए, एक आपका सही ब्रीडिंग आपको प्रॉफिटेबिलिटी क्यों लिया जाएगा, और सेकेंड है डेटा मैनेजमेंट। 305 दिन का जब मैंने डेटा रखा तो मेरे पास आगे मेरे गाय का लैक्टेशन यील्ड, फिर आप उसी गाय का इंडिविजुअल मेडिकल रिकॉर्ड कैलकुलेट करें, मेस्टाइटिस का रिकॉर्ड कैलकुलेट करें, आरओपी का रिकॉर्ड कैलकुलेट करें। आपको पर काउ प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। आपकी जो प्रॉफिटेबल काउज है उन्हें आप कंटिन्यू कीजिए,
जो ब्रीडिंग आप कर रहे हैं, ब्रीडिंग में पॉसिबली मैं ज़्यादा तेरी यूज़ करना प्रीफर करता हूँ, मेरी चॉइस है, या तो मैं इंपोर्टेड सेक्स सीमेन यूज़ करता हूँ या तो मैं इंपोर्टेड कन्वेंशनल सीमेन यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीपल कंपनीज का यूज़ कर रहा हूँ। बट कौन सा सीमेन यूज़ करना ये अगेन एक आर्ट है। हम काउ परचेस के वीडियो के दिन इसका आपको अच्छे से बताएंगे कि कौन सी गाय को कैसे सीमेन के साथ ब्रीड करें सो दैट अपने आने वाली नस्ल अच्छी हो। फिर आता है अपने कॉस्ट डाउन करनी है। प्रॉफिटेबिलिटी एक दिन में कुछ नहीं आने वाली है, ना एक साल में आने वाली है। 3 साल कम से कम लगते हैं। हर धंधे को 999 दिन की कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी में आने के लिए। सो जब आपका ब्रीडिंग हो रहा है तो कोशिश ये कीजिए, अगर आपकी गाय का पहले इलेक्ट्रिशियन का यील्ड 5 या 5,500 है तो आपकी जो बच्ची आ रही है, जो हीफर आप मिल्किंग में ला रहे हैं, वो तकरीबन आपको 6,500 से 7,000 लीटर पहले इलेक्ट्रिशियन में यील्ड दे। अगर इस आप रास्ते पे जाएंगे तभी आप प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जा पाएंगे। सो प्रॉफिटेबिलिटी मेरे हिसाब से ज़्यादातर न्यूट्रिशन पे ड्रिवन है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का कम रोल है, बट हाँ रोल है ज़रूर, बिकॉज वो काउ कंफर्ट को लेकर आगे बढ़ता है। सो हो सके उतना इन्वेस्टमेंट वहाँ लिमिट करें, गाय पे इन्वेस्टमेंट करें, अपने ब्रीडिंग पे करें और अपने काफ पे इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ये काफ आपको 24 महीने में, मतलब कि 2 साल में एग्जैक्टली आपका जो बच्चा था वो हीफर बन जाना चाहिए और वो उस टाइम पे बच्चा दे देना चाहिए। सो 24 मंथ्स को कहते हैं पहले ब्याज की उम्र या तो एज एट फर्स्ट काल्विंग। सो जब आपकी बछड़ी 24 महीने की हो तब वो पहला बच्चा दे। अगर इन पैरामीटर्स को आप ध्यान में रखते हैं, सारा डेटा मैनेज करते हैं, कौन सी गाय पे कितना ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ, कितना फीडिंग का कॉस्ट हुआ। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई थी ग्रुपिंग के ऊपर। सो अलग अलग ग्रुप में गाय को ग्रुप करना ज़रूरी है, बिकॉज जब आप प्रॉपर गाय का 40 लीटर के एनिमल है उसको 40 लीटर के हिसाब से फीड दे। अगर 30 लीटर वाले एनिमल को आप 40 का फीड दे रहे हैं तो अगेन आप लॉस कर रहे हैं ना। और दूसरी चीज़ होगी, या तो आप 40 लीटर एनिमल को 35 लीटर का फीड दे रहे हैं तो गाय की बॉडी कंडीशन में लॉस आएगा, देयरफॉर भी वो प्रेग्नेंट होने में टाइम लगाएगी, तो यहाँ भी आपका लॉस है। सो आपको ब्रीडिंग भी टाइम पे करना चाहिए। अगर मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता है मेरे खुद के लिए कि अगर 20 लीटर से आसपास के एनिमल है तो मैं उससे 60 से 84 डेज़ के बीच में ब्रीड कर दूंगा। अगर 20 से 30 लीटर के बीच में उसकी पीक रहती है तो 90 डेज़ के आसपास ब्रीड करेंगे। अगर 30 से ऊपर उसकी पीक है तो 120 दिन के आसपास उसे ब्रीड कर लेंगे, तभी जाके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बैठती है। सो ग्रुपिंग भी प्रॉफिटेबिलिटी का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके आगे और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, सो दैट हम आपको उसकी क्वेरी सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू।